नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत विज्ञान विषय में आप लोग कल भौतिक विज्ञान को एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस पार्ट में आप लोग इसी एक वीडियो में रसायन विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहली बात ये समझ लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि इस परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाता है। जबकि यदि आप भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो इसमें वो पूर्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो आपका इस आधार पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? केक का पकना, ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। वहीं अगर अन्य विकल्प को देखें तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है। जैसे आइसक्रीम का पिघलना, तो आइसक्रीम पिघला, इसका मतलब है कि वो पूर्व की अवस्था में अगर उसको जमाया जाए तो आ सकता है। इसका मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार यदि पानी का भाप में परिवर्तन हुआ तो भाप को फिर से केंद्रित किया जाए तो वो पानी बन सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर केक को पका दिया जाए, भोजन को पका दिया जाए और फिर कहा जाए कि पूर्व की अवस्था में लाया जाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसको पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही जवाब होगा असक्रिय नाइट्रोजन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखिएगा, इसमें असक्रिय नाइट्रोजन और अक्रिय गैस आर्गन का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो असक्रिय नाइट्रोजन होता है ये बल्ब में आग न लगे इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा गैसीय अवस्था। ठीक है, यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व किसका होता है? तो याद रखिएगा ठोस इकाई। ठीक है, ठोस का जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। यहाँ पर ये बात आप समझ गए, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहा है कि ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ठोस के संदर्भ में देखिए, तो ठोस के संदर्भ में कह रहा है कि इसमें निश्चित आकार नहीं होता है। निश्चित नहीं, ठोस के संदर्भ में देखेंगे तो इसका निश्चित आकार भी होता है और निश्चित मात्रा भी होती है। ठीक है, तो चलिए उस विकल्प को देखते हैं। यहाँ विकल्प डी देखिए, इसमें दिया है कि निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है, तो यानी ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? अब मैंने जो बताया था आपको उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालिए, तो आपको दिखेगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं इसका मतलब वो भोजन बना रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी प्रक्रिया हो गई? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए, चाहे अभी आपने देखा कि केक का पकना हो, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो पदार्थों का दहन, जंग लगना, जंग लग गया इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना यानी दूध का फटना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, बस इस आधार पे आप निष्कर्ष निकाल लीजिएगा कि क्या इसके द्वारा पूर्व की अवस्था को लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देख लीजिए, पटाखों का जलना, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ देखिए कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, जैसे लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, पटाखों का जलना। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो पानी में चीनी का घुलना, कपड़े का सूखना या मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं की व्यवस्थापन किस तरह का होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, अभी आपने बात की थी कि जो ठोस होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? द्रव की अपेक्षा उसमें अणु क्या होते हैं? अत्यधिक पास होते हैं। ठीक है, यानी अणुओं के बीच जो आकर्षण शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है द्रव की तुलना में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अणुओं में गति की जो स्वतंत्रता होगी वो क्या होगी? बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ठोस में जो अणु पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं गलनांक। ठीक है, यानी गलनांक कहते हैं, यानी जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हो तो उसे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा इसको वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, यदि पादपों में यानी पौधों में कहा जाए तो ये वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में जो बाहर निकलना होता है इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और
तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, यानी दोनों अवस्था में आप देख रहे हैं कि तरल जो है ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा आइसोटोप, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अब जरा समझिए कि ये आइसोटोप यानी समस्थानिक क्या होते हैं। जिन तत्वों का परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसी को कहते हैं समस्थानिक, यानी आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए सही हो गया। अब जरा इसका उदाहरण देख लीजिए। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी ये तीनों किसके समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, आइसोटोप। ठीक है, अगला देखिए, यानी इनके क्या है, इनके परमाणु संख्या समान है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला करा है एवोगाड्रो का नियम। इसमें कह रहा है कि एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि बॉयल का नियम है कि गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध होता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि संक्रम सिद्धांत, यानी व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाला जो संक्रामक बीमारी है वो किसको डिफाइन करता है, संक्रम सिद्धांत को। अगला कह रहा है कि हुंड का नियम, इसमें कह रहा है कि परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि हुंड के नियम में क्या कहता है, हुंड के जो नियम है उसमें कहता है कि जो समान ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त स्थानों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद आंशिक रूप से भरे हुए कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हुंड का जो नियम दे रहा है ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग मेल नहीं खा रहा है, यानी 12 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो आपका सही जवाब होगा जे थॉमसन, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जरा यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्ड स्टीन ने की थी, और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। कई जगहों पर रदरफोर्ड को भी प्रोटॉन का खोजकर्ता कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्ड स्टीन को माना जाता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कई सारे अलग एग्जामों में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ और उन्होंने गोल्ड स्टीन को ही आंसर माना है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। अगला देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, और प्रोटॉन कैसा मूलकण होता है, ये एक धनात्मक मूलकण होता है। ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड, और कहीं अगर गोल्डस्टीन नाम ना दिया हो, रदरफोर्ड दिया हो, तब भी आप रदरफोर्ड को सही आंसर मानेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15, ये 14 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा अभी आपने पढ़ लिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, 1932 में। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प बी। 16 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, देखिए आ गया यूजीन गोल्डस्टीन, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि प्रोटॉन की खोज कई वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड को भी बताया है, ठीक है, लेकिन आयोग ने गोल्डस्टीन को माना है। ठीक है, विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख चुके हैं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने, और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आप दोनों याद रखेंगे जो नया है अतिरिक्त। अगला देखिए, कह रहा है कि अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें क्या हैं, तो याद रखिएगा हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी जो अल्फा किरणें हैं ये हीलियम के नाभिक होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने में किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा एथिलीन, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने में किया जाता है। जरा इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, एथिलीन के अलावा कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस या एथेफोन का प्रयोग भी व्यावसायिक तौर पर फलों को पकाने में किया जाता है। यानी ये तीन बातें याद रखेंगे, एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस और एथेफोन। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे केले को पकाने के लिए स्पेसिफिक पूछा जाए तो लॉरेल अल्कोहल, जिसको आप क्या कहते हैं, डोडेकानॉल, ठीक है, इसका प्रयोग केले को पकाने के तौर पर किया जाता है। तो लॉरेल अल्कोहल को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट के कारण जानी जाती है? तो आपका सही जवाब होगा मीथेन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसको फायर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी विकल्प डी होगा मीथेन। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जरा देख लीजिए, कह रहा है कि गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस बर्तन में रख दिया जाए उसी बर्तन का ये आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला, यहाँ पर जरा डिस्क्रिप्शन में एक बात जान लीजिए कि परमाणु बम बनाने के लिए जो भारी नाभिक वाले तत्व हैं, इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये नाम याद रखेंगे, इनका बेसिकली प्रयोग होता है। और ये जो परमाणु बम होता है, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये दो महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बल्कि यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, और रेडियम, ये तीन जो हैं ये रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कैडमियम जो है ये कोई भी रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले कैथोड हैं। शुष्क सेल में प्रयोग होने वाले कैथोड क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प डी। ठीक है, यानी जस्ता। एक बात याद रखिएगा, ये जो शुष्क सेल होता है इसमें जो जस्ता होता है ये कैथोड का, और जो कार्बन है ये एनोड का काम करते हैं। ठीक है, यही अगर कैथोड पूछा तो आपने जस्ता बता दिया, अगर यही एनोड पूछता तब आप कार्बन बताते। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। 25 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों के द्वारा। ठीक है, यानी यहां पर क्या है? विकल्प बी सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पादक PH3 तथा Na2PO2 देता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के द्वारा ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, कब? जब फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन बना हुआ है। पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता तो आप जान गए हमेशा 4 होती है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, और इसे आवर्त सारणी 4 के ए में रखा गया है, और कार्बन जो होता है ये एक अधातु होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? काफी पॉपुलर प्रश्न है, तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा स्वाद होता है, ए। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए एक चार्ट है, इसमें कई अन्य खाद्य सामग्री में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में पूछा है। नींबू तो अभी आपने देख लिया, साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल। अगला है सिरका, इसमें क्या है? एसिटिक अम्ल। अगला है टमाटर, इसमें क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इसके साथ ही साथ चींटी में ये फार्मिक अम्ल होता है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है, कितना हो सकता है? तो 10 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
ठीक है। पीएच का जो परास होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। यदि 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा विलयन, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। और यदि पीएच किसी का 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी 10 होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच कितने के पीएच के भीतर काम करता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 7 से लेके 7.8 तक, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए जरा, ये जो पीएच है इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, तो इसकी सबसे पहले खोज 1909 में कार्ल बर्ग लेबोरेटरी के एक रसायन शास्त्री हैं जिनका नाम क्या है, सोरेन सोरेनसन। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी, सोरेन सोरेनसन के द्वारा पीएच की खोज। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाँ, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन का शरीर में संचार होता है ये 7.4 पीएच पर किया जाता है। बाकी हमने बातें आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन में बता दी थी। अगला है, लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे लाइकेन। ठीक है, याद रखिएगा लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, इनके द्वारा, ये ग्रीक के थे। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि जो लिटमस पेपर होता है ये किस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा रोसेला। रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, अगला देखिए, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी बताया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान पर अपना रंग बदलता है, तो याद रखिएगा इसमें आपका विकल्प होगा 3.1 से लेकर 4.4 तक मिथाइल ऑरेंज जो होता है अपना संकेतक, अपना रंग बदलता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये 3.1 से कम पीएच मान पर मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये लाल रंग होता है, और ये 4.4 से अधिक, ठीक है, ये इस पर कितना होता है, तो इस पर पीएच मान इसका मिथाइल ऑरेंज का पीला होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में इसका रंग बदलता है 3.1 से लेकर 4.4। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय विलयन का पीएच प्रतिनिधित्व करता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि क्षारीय विलयन कब होगा, जब उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, यानी आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि 10 दिया है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 6.5 से लेके 8.5 तक। ठीक है, यानी जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि मोटर वाहन की बैटरी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका केमिकल रिएक्ट नाम क्या होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका इक्वेशन H2SO4। ठीक है, यहाँ पर 37 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिसको आप H2SO4 कहते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, इसे ही आप कशिश का तेल के नाम से भी जानते हैं, इसे कशिश का तेल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसको आप H2SO4 कह रहे हैं, ये स्टोरेज बैटरी में तो आपने देख लिया, इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये प्रबल निर्जलीकारक है, यानी अगर इस पर चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर डाल दिया जाए तो वो झुलस जाती है। क्यों, क्योंकि चीनी से निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ये बात याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, ये जो एप्सम है इसका औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इसको हिंदी में सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको आप एप्सम कह रहे हैं औद्योगिक नाम, और मतलब एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हिंदी में सेंधा नमक भी कहा जाता है। सेंधा नमक को स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए पीएच के बारे में अभी हमने आपको पूर्व में बताया था। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो शुद्ध जल होता है अभी आपने जान लिया कि इसका पीएच 7 होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। दूसरी बात कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और बाकी आप ये जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, इसका घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, तो याद रखिएगा जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये सोने पर बेअसर होता है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, तो विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि 51 ग्राम अमोनियम में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है मोल की संख्या का, तो मोल की संख्या क्या होती है, यानी मास बटा में मोलर मास। ठीक है, तो इसका मास कितना दिया है 51 और उसका मोलर मास कितना होता है 17.03, उससे डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 3 मोल के बराबर आएगा, यानी 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, किस में रखा जाता है, आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। याद रखिएगा आपकी जानकारी के लिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर गैर धातु पूछा है। ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए धातु और गैर धातु में क्या अंतर होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं ऐसी प्रकृति को धातु कहते हैं, और गैर धातु वे तत्व होते हैं जो ताप और बिजली का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि किस आवर्त में, तो आवर्त 2 में 5 गैर धातु होती है। अब वो 5 गैर धातु कौन कौन सी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये याद रखेंगे, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे दिया भी है कार्बन कौन कौन से हैं, अंतिम दूसरी लाइन में देखिए जो 2 में 5 गैर गैसें हैं, गैर धातु गैसें हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अगला देखिए करा कि आवर्त सारणी में लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियोडिक में स्थित है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 और पीरियोडिक 2 में स्थित है। ठीक है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि फ्लोरीन को पानी में जब जलाया जाता है तो चमक के साथ इसमें आग निकलती है। ठीक है, और फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 9 होता है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी CaOCl2। अगला देखिए यहाँ पर कुछ और नाम दिए हैं, जैसे आपने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी प्रकार जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट, साधारण नमक को सोडियम बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला देखिए सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। 46 का सही जवाब होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ये एक बात याद रखिएगा, ये जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत बताया था, ये द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया गया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि उन्होंने बताया कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग c हो तो द्रव्यमान से जो संबद्ध ऊर्जा यानी E है ये E बराबर mc² होती है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का प्रयोग रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी इसका प्रयोग किस में किया जाता है वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग कपड़े धोने के लिए, घरेलू उद्देश्य में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है, कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप इसमें याद रखेंगे। अगला देखिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 48 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प ए हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो तापजनक मान होता है वो अधिकतम होता है और वायु या ऑक्सीजन में जलता है ये, और इसकी जो ज्वाला होती है ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन जलकर पानी और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए पूछ रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है, कितना होता है, तो आपका सही जवाब होगा 1:8। ठीक है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए पूछ रहा है कि जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण, अभी आपने पढ़ा, इसमें क्या हो जाएगा 2s2 + O2 = 2H2O। ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी पानी हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पानी के घनत्व का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रिपल बिंदु ताप 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हिमांक के बारे में दिया है। अगला देखिए पूछ रहा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं, क्यों, तो क्या कहते हैं, तो उसको खारा जल। ठीक है, यानी साबुन के साथ अच्छा झाग नहीं बना पाता है कौन, खारा जल, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण ठीक है झाग नहीं बनता, यानी खारा जल हो जाता है, किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणुओं की अधिकता के कारण।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, आवर्त सारणी में ये 8वां तत्व होता है। ठीक है, और ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। ठीक है, और ये दहन के लिए स्वयं नहीं जलती है, लेकिन ये जलने में सहायक होती है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है ऑक्सीजन की खोज की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिस्टले के साथ साथ डब्ल्यू सीले का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका यौगिक है। तो याद रखिएगा लाफिंग गैस जो है ये यौगिक किसका है, नाइट्रोजन, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यानी N2O। ठीक है, तो आप समझ गए। और ये जो लाफिंग गैस होता है इसका प्रयोग किस में होता है, शल्य क्रिया में होता है, यानी दंत चिकित्सक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है हास्य गैस, यानी फिर रिपीट है यहाँ पर उसका रासायनिक नाम, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो क्या उत्पादित किया जाता है, अमोनिया, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हैबर प्रक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया। ठीक है, ये औद्योगिक निर्माण के लिए प्रक्रिया में आता है। ठीक है, तो यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अमोनिया उत्पादित किया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, यानी जो ब्रोमीन होता है ये समुद्री जल में से प्राप्त किया जाता है, यानी Br2 की बात कर रहा है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा हम कीटाणु का शोधन करते हैं पानी से, यानी विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है। तो आपका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है ये कमरे के तापमान पर ही, ये जो अधातु तरल अवस्था में, ये ब्रोमीन क्या है, ये एक अधातु है। ठीक है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या था, Br2। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, बैलार्ड ने की थी। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अत्यधिक लाल रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा फ्लोरीन, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये हल्के पीले रंग की गैस होती है, ये दंत क्षय से भी बचाता है, कौन, फ्लोरीन, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन से हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, क्लोरीन, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्याज की गंध की विशेष, प्याज कंद की जो विशेष महक होती है वो किसके कारण होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण। याद रखिएगा प्याज और लहसुन दोनों में सल्फर यौगिक के कारण ये गंध आती है। ठीक है, और इस रसायन के जो, इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है और इसे कशीन का तेल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है, यानी जब ब्रोमियम को, ठीक है, ब्रोमियम क्लोराइड यानी BaCl2 को पतला सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल से प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या प्राप्त होता है, इसमें अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये प्राप्त होता है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है कब, जब आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल से प्रवाहित करते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस गैस का गंध सड़े अंडे के जैसे होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये रंगहीन गैस होती है। ठीक है, और ये अकार्बनिक गैस विषैली और ज्वलनशील होती है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, सड़े ये अंडे के जैसे गंध करता है। अगला देखिए, बोर्दो मिश्रण द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो बोर्दो मिश्रण जो है एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री हैं जिनका नाम क्या है, मिलर डेट, प्रोफेसर मिलर डेट, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग किसके तौर पर होता है, ये कवक नाशी के तौर पर इसका प्रयोग होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले
एमिनो अम्लों को क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है जब NH2 की तुलना में COOH समूह के एमिनो अम्ल ज़्यादा हो तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे COOH की तुलना में NH2 ज़्यादा हो जाए तो तब आपका जो है ये क्षारीय एमिनो अम्ल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी NH2 की तुलना में यदि COOH समूह वाले ज़्यादा होंगे तो एमिनो अम्ल को क्या कहेंगे? अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। ठीक है, और इसके उल्टा हो जाएगा तो वो क्षारीय एमिनो अम्ल हो जाएगा। कोई एक याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म क्या होता है? ये एक ठोस है, पीला है और विशेष गंध युक्त एक अस्थिर पदार्थ है। इसका प्रयोग क्यों होता है? इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के तौर पे आइडोफॉर्म का करते हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ जरा आगे और देख लीजिए, आइडोफॉर्म को तो आपने देख लिया। ये जो क्लोरोफॉर्म दिया है ये रंगहीन होता है पहली बात, और रंगहीन के साथ साथ सुगंधित तरल पदार्थ है। अब इसकी खोज किसने की थी क्लोरोफॉर्म की? तो इसकी खोज सैमुअल गुथरी ने की थी। ठीक है, और ये शल्य क्रिया में निषेचक के तौर पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगला दिया इथाइल एल्कोहल, इसका प्रयोग मादक द्रव्य यानी शराब के में प्रयोग किया जाता है बनाने में, और इसके साथ ही साथ मोटर और हवाई जहाज में ईंधन के तौर पर भी इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला है ईथर। ईथर जो होता है ये रंगहीन होता है और ये वाष्पशील द्रव होता है, और यदि इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो ROR होता है। और इस ईथर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द को कम करने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रिज हिमरोधी के तौर पर पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो ये पानी के हिमांक को कम कर देता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको संक्षिप्त में आपको बता दूं तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है जो मोटर गाड़ियों में प्रतिहिमकारी के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और इसे ग्लाइकोल भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसको पानी में मिलाते हैं तो ये क्या करता है? पानी के हिमांक को कम कर देता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ये इसकी डिटेल थी। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो आपका सही जवाब होगा एल्केन। ठीक है, यानी विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये एल्केन, ठीक है, यानी C2H3 को एथेन कहते हैं। ठीक है, और ये एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात और याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सभी एल्केन के उदाहरण हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, और ये क्या है? ये एथेन है। ठीक है, C2H6 को क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। और इसके अलावा मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये भी एल्केन के ही उदाहरण हैं। अगला देखिए, 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह के बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के बीच के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा आंशिक आशवन का। ठीक है, आंशिक आशवन के द्वारा एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करते हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नींबू में एसिड पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? अभी आप पढ़ चुके हैं, सिट्रिक एसिड, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कुछ अन्य दिया है, जैसे अभी आपने देखा सिट्रिक एसिड, ये क्या होता है? एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे और खट्टे फलों में पाया जाता है। क्या? सिट्रिक एसिड। इसी के साथ साथ लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे दूध में। अगला कह रहा है टार्टरिक अम्ल, ये इमली में पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटीफ्रिज के तौर पर मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी मिथाइल एल्कोहल को CH3OH कहते हैं, इसका प्रयोग एंटीफ्रिज के तौर पर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अभी हम लोगों ने इसकी विस्तार से चर्चा की थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका प्रयोग एसिटिलीन, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कैल्शियम कार्बाइड जब वातावरण में नमी से प्रतिक्रिया करता है तो यही एसिटिलीन का प्रयोग गैस बनाता है, और इससे क्या होता है? फल पकता है। तो यानी 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रेफाइट मुख्य रूप से प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का उत्तम सुचालक होता है, और ये अधातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अब ग्रेफाइट के बारे में एक बात और याद रखिएगा, पेंसिल की नोक यानी लीड बनाने में, घड़ी की कमानी बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला देखिए, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो ये कार्बन, इसमें क्या होता है? यही ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, और ये क्या है? कार्बनिक है, तो यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा,
जो शुष्क सेलों तथा विद्युत अपघटन क्रिया आदि में इलेक्ट्रोड के तौर पर भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और अभी आपने देख लिया सीसा, पेंसिल तथा रंग बनाने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग। और ग्रेफाइट के चूर्ण जो हैं ये मशीनों में शुष्क स्नेहक के तौर पर काम करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है। तो याद रखिएगा परमाणु भार। ठीक है, यानी हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं और इनके परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो आपका सीधा जवाब होगा किसका, ग्रेफाइट का। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, सिरके में निम्नलिखित में से किस अम्ल का पाया जाता है। तो सिरके में भी आपने पढ़ा था एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला देखिए, और इस एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, CH3COOH। ठीक है, और इसमें सिरके में 4 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कार्बन नहीं होता है। तो किसमें कार्बन नहीं होता है, तो इन तीनों में कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइट, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आपको पता है कि कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसका रंग काला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जो प्रश्न में पूछा भी गया था। और ये धुआं कम देता है और ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पर बिटुमिनस है। ये बिटुमिनस में जो है 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। ये कुछ साधारण धुआं देता है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि गोंडवाना काल के जो कोयले हैं वो इसी प्रकार के, किस प्रकार के, बिटुमिनस प्रकार के। और कोयले का इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। भारतीय उद्योग तथा अन्य स्थलों पर भी बिटुमिनस प्रकार के कोयले का ही प्रयोग होता है। अगला है लिग्नाइट कोयला। इसमें जो कार्बन का अंश होता है वो बहुत कम होता है। ये घटिया किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन 45 से 60% होता है। और एक बात याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहते हैं, कई बार पूछा गया है। और ये कोयला भारत में तमिलनाडु, राजस्थान और मेघालय में पाया जाता है। और सबसे लोअर क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको पीट कोयला कहते हैं, सबसे निकृष्ट कोयला। ये जलता कम है और धुआं ज़्यादा देता है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला देखिए, पूछ रहा है इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 30 होती है। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। करेक्ट, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा, गोबर गैस में जो मुख्यतः गैस होती है मीथेन, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपके यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है खाना के पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है, कौन सी गैस। तो याद रखिएगा ब्यूटेन। एक बात याद रखिएगा, ये जो खाना पकाने वाली गैस यानी जिसको आप एलपीजी कहते हैं, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसका मिश्रण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा आप, ए विकल्प यहाँ सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पेट्रोल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है, मीथेन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि सीएनजी के वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 200 से 250। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए, 200 से 250 तक। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर किसी बर्तन में दबा कर संग्रहित करना हो तो 20 से लेके 25 MPa यानी मेगा पास्कल तक इसको दबाया जाता है। ठीक है, यानी 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी। तो बायोगैस में क्या पाई जाती है मुख्यतः, मीथेन। ठीक है, मीथेन, ये बात याद रखिएगा। अगला अगला इस याद रखिए, ये जो बायोगैस होती है, जरा इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। बायोगैस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ये जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा क्या होती है, 75%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाई जाती है। और अन्य गैसों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, और ऑक्सीजन बिल्कुल नाम मात्र का। यानी बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है, मीथेन। अगला देखिए, पूछ रहा है टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पेट्रोल योजक के तौर पर टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ी आदि में प्रयुक्त होता है, रासायनिक रूप से है। तो ये रासायनिक रूप से क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट को। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट को मृत्तिका का विट्रियल कहा जाता है, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब क्या हो गया, Al2SO4 3। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस
निकलती है। तो याद रखिएगा, जब बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर का मतलब खाने वाला पाउडर, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, जो मैंने वहाँ पे सही भी करवाया था। अगला देखिए, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा का मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यही तो अभी ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये कितना पूछा जाता है प्रश्न, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि खाद्यान्नों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट का। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा कि खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये इसका रासायनिक नाम भी दिया है, तो सूत्र भी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी जो सोडियम बाई कार्बोनेट आप पढ़ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा नाम, तो NaHCO3, ये इसका सूत्र हो जाएगा, NaHCO3। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 100, पूछ रहा है खाने का सोडा। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और अभी आपने इसका सूत्र क्या पढ़ा है, NaHCO3। अगला बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चूना पत्थर कैसा, चट्टान, अवसादी, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो किसका उत्पाद है, कैल्शियम का, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम का कैसे आपने बताया, तो जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये किसका उत्पाद हो गया, कैल्शियम का, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और ये क्या होता है, अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट। अगला, और एक बात और याद रखिएगा, ये जिप्सम से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे, जिप्सम से, यानी CaSO4.2H2O, ठीक है। अगला देखिए, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। देखिए वही सेम प्रश्न आ गया, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, जिप्सम, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट का एक महीन पाउडर होता है, ठीक है। अगला क्या होगा, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा 104 का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो संगमरमर का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी CaCO3। और कहाँ की संगमरमर बहुत अच्छी होती है? राजस्थान की मकराना की, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा धातु ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पर सही हो जाए, आंसर होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, यानी AgL का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड तो आप जान गए कृत्रिम वर्षा, यहाँ पर ये जो सिल्वर नाइट्रेट दिया है, ये लूनर कास्टिक कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका प्रयोग कब होता है, जब आप मतदान करने जाते हैं और आपकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है, तो यही सिल्वर नाइट्रेट होता है वो, यानी लूनर कास्टिक, ये भी बात याद रखेंगे। और जो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है वो उसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में तांबा और चांदी जैसे अन्य धातु कितने प्रतिशत होता है? अभी आप जानते हैं कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, ठीक है, और इसमें जो तांबा और चांदी पूछ रहा है 18 कैरेट में, ये होता है 25%, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें होता है? अभी आपने पढ़ा है, किसमें होता है? फोटोग्राफी में, ठीक है, यानी KBR, ठीक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का चिन्ह क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा PB, ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो त्वरित चांदी किसका उत्पाद है? तो आपका सही जवाब होगा पारा,
ठीक है, यानी मरकरी, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पारद मिश्रण और अमलगम कहलाने के लिए निम्नलिखित में से मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जस्ता, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पे जान लीजिए जस्ते के बारे में कि जस्ता जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जस्ते के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर पूछा जाए कि जस्ता धातु का निष्क्रमण कहाँ से होता है, तो ये सल्फर अयस्क जिंक ब्लेंड से इसका निष्क्रमण होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो प्रश्न में पूछा गया था कि कॉपर सल्फेट के घोल से यह तांबे को क्या करता है? अवक्षेपित करता है, ठीक है, कौन? जस्ता। और जस्ता लोहे को जंग से बचाने के लिए इस जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला देखिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? ये एक उप धातु है, ठीक है, और ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धक यानी मैलेबल होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सोना और चांदी, ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? तो आपका सही जवाब होगा तांबा, ठीक है, यानी जिसको आप सीयू के नाम से जानते हैं। बी आंसर सही होगा। और इसका परमाणु संख्या क्या होती है? 29 होता है, ठीक है। इसे मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोल्डर, यानी सोल्डर का प्रयोग बर्तन बनाने में नहीं होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और थी, जैसे पीतल, पीतल बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो तांबा और जस्ते का प्रयोग। इसी प्रकार ड्यूरेलुमिन का बनाने में तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम, इसी के साथ साथ तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज का प्रयोग। जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए, तो जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए तांबा, जस्ता और निकेल का प्रयोग होता है। और जो सोल्डर होता है, यानी जिसको सोल्डर कहते हैं, ये जोड़ों में टांका लगाने के लिए प्रयोग होता है। 117 का जवाब होगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पीतल मिश्रण होता है, तो अभी हमने बताया पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबे और जस्ते का, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जस्ता और तांबा पीतल, यानी डी विकल्प। अगला देखिए, पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, निकिल और क्रोमियम, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रोमियम होता है, इसका प्रयोग क्यों होता है? इसे दाग रहित स्टील यानी स्टेनलेस बनाने के लिए क्रोमियम का विशेष तौर पर यहाँ पे प्रयोग होता है। 119 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, ठीक है, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में पाए जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो गैर धात्विक खनिज कौन सा है? तो पाइरोफाइलाइट, ठीक है, पाइरोफाइलाइट जो है ये क्या है? एक गैर धात्विक खनिज है, यानी विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। और भारत में यदि पूछा जाए कि बॉक्साइड और क्रोमाइट सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। और लोहे का अयस्क होता है कौन? हेमेटाइट, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटेशियम का, यानी विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कार्नालाइट जो है ये पोटेशियम का अयस्क है। अब इसके अलावा देख लीजिए, अगर आप कार्नेलाइट की बात करेंगे तो कार्नेलाइट मरकरी का अयस्क है, ठीक है। अगर मरकरी के अन्य अयस्क की बात में करेंगे तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एम्पस साल्ट, ये भी क्या है? मरकरी के अन्य अयस्क है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और कार्नालाइट किसका है? पोटेशियम का अयस्क है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके प्रयोग के लिए जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो किसके प्रयोग के द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के द्वारा धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि केलामाइन एक अयस्क है, किसका? तो जस्ता, ठीक है, केलामाइन का अयस्क या जस्ता। अब यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब जरा कुछ और देख लीजिए, अभी हमने आपसे बताया ना कि जस्ता का जो अयस्क है वो क्या है? केलामाइन है। जरा जस्ते के कुछ अन्य अयस्क को भी देख लीजिए। जिंक ब्लेड, केलामाइन आपने पढ़ा। उसके बाद जिंकाइट, ये भी क्या है? ये भी जिंक जस्ता का अयस्क है, ठीक है। इसके अलावा टिन का अगर अयस्क देखेंगे तो कैसिटेराइट, ठीक है, कैसिटेराइट। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम का अगर आप अयस्क देखना चाहते हैं तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, अभी जिसका बात चर्चा हुई थी, एप्सम, कीसेराइट साल्ट और कीजेराइट, ठीक है, ये भी होते हैं। तांबा का जरा देख लीजिए अयस्क, क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोपाइराइट और मेलाकाइट, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। अगला है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का क्या नाम है? तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइड, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और अगर हम एल्युमिनियम के जो महत्वपूर्ण बॉक्साइड है इसके अलावा देखें तो क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर, ये भी जो है क्या है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे जिंक का, तो जिंक का अयस्क कौन है, कैलामाइन, कॉपर का कैल्साइट, ठीक है, लेड का गैलिना। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो आपका सही जवाब होगा थोरियम का। ठीक है, थोरियम किस, मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। एक बात और याद रखिएगा, केरल के मालाबार तट पर मोनाजाइट रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और मोनाजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ, जो मोनाजाइट जो थोरियम का अयस्क है ये कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। यानी 126 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है, तो इस ये मैग्नेटाइट पहले किसका अयस्क है ये जान लीजिए, ये लोहे का अयस्क है। और सूत्र क्या है इसका, Fe3O4, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और लोहे के अभी एक अन्य अयस्क के बारे में ऊपर आपने पढ़ा था हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहे के अयस्क हैं, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसमें उपस्थित है, तो आपका सही जवाब होगा बैकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये मोड़ने पर टूट जाता है और इस पर तापक्रम का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि इसे गर्म करने पर केवल एक बार में ही इसे आकृति में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, बैकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक अन्य उदाहरण क्या है, मेलामाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मेलामाइन को भी याद रखेंगे, यानी बैकेलाइट, इपॉक्सी रेसिन और मेलामाइन। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी वुड पल्प से किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेयॉन। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ, ये गलत है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये प्राकृतिक फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, अधिक टिकाऊ होता है। यह 130 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पूरा नाम क्या है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका प्रयोग जो होता है ये जो न चिपकने वाले बर्तन होते हैं उसमें इसको लेपित किया जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला देखिए पूछ रहा है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, तो कृत्रिम सिल्क के तौर पर कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा रेयॉन, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो अभी आपने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या पढ़ा था, बेकलाइट। ठीक है, बेकलाइट यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें आयोग ने विकल्प डी माना था, जबकि अभी यही प्रश्न अभी आपने पहले पढ़ा था जिसमें साफ है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकलाइट और उसमें था इपॉक्सी रेसिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा सही है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होता है, यह पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि कर्कट जनक रसायन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैंसर होता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कह रहा है कि उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो रंग किसके कारण होता है, तो ये अशुद्धियां जो होती हैं उसमें उनके कारण होता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, हाँ विकल्प सी, देखिए ये अशुद्धियों के कारण इसमें रंग होता है। ठीक है, यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि भारी मशीनों में निम्नलिखित में से ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। अभी आपने कई बार इसको पढ़ा है, तो आपका सही जवाब होगा ए, ग्रेफाइट। अगला देखिए भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए एक बात और याद रखिएगा, इसके अलावा भी कुछ अन्य संस्थान हैं जैसे केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान जो कि लखनऊ में है, इसके अलावा केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में, ये भी आप याद रखिए। अगला कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए कह निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हीरा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये कार्बन का शुद्ध होता है और ये क्रिस्टली रूप होता है और इसका निर्माण जो है ये कोयले के रूपांतरण से होता है। ठीक है, ये एक रूपांतरित चट्टान है। अगला देखिए, कह रहा है कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब जल किसी रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, जल योजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ 141 का सही जवाब होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, जल योजन कहते हैं हाइड्रेट। अगला प्रश्न है कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, संरक्षण के लिए भोजन में रसायन मिलाया जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जरा कुछ दिया है, जैसे एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग जो होता है ये कच्चे फलों को पकाने और उनके संरक्षण के लिए होता है। साथ ही साथ यदि ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का प्रयोग फलों, मिठाई और मुरब्बा के संरक्षण में होता है। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों के भी संरक्षण में होता है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लोरीनीकरण, यानी उसमें क्लोरीन की गोली डाल दी जाती है तो आप ये क्या होता है, पानी को शुद्ध किया जाता है, बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है, तो ये सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा, ये जो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है ये फास्फेट का मुख्य वाहक है और इसका प्रयोग क्या होता है, पौधों के उर्वरक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, इसमें जो ठोस पदार्थ घुले हुए हैं जल में उनको दूर करने का ये उपाय है, सी आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए दो बातें समझ लीजिए। पहली बात ये समझिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती क्या है, जब जल को प्रेशर के द्वारा, ठीक है, एक अपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है। ठीक है, तो जो लवण या बैक्टीरिया या जो अन्य ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली रोक लेती है और शुद्ध जल जो होता है झिल्ली के उस पार चला जाता है, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया। यानी आपके प्रश्न में पूछा था ना कि ठोस पदार्थ को रोकने के लिए काम, तो ये हो गया। अगला देखिए, आपने सही मारा था, रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ आयन एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि जल आसवन की बात की जा रही है। ठीक है, जल आसवन में क्या होता है, जल आसवन में जब किसी भी जल को वाष्पित कर दिया जाता है, ठीक है, तो जल वाष्पित कर दिया जाता है तो जल वाष्प के तौर पर दूसरे बर्तन में फिर से उसको स्टोर कर लिया जाता है और जो ठोस पदार्थ होता है वो उसी में क्या होता है, वो तो वाष्पित होगा नहीं, तो वो क्या हो जाता है, उसी में बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प सी सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। पूछ रहा है कि समुद्र के पानी में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, यानी यहाँ पर चारों होते हैं, विकल्प सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिया है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट, ये तीन कम से कम टॉप 3 याद रखिएगा। अगला देखिए, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषण तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब होगा मिश्रित उर्वरक कहलाता है। ठीक है, मिश्रित उर्वरक। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा कि मृदा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। ठीक है, इन्हीं की उचित मात्रा को मिश्रित करके बनाया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं अवसादन। ठीक है, यानी अवसाद नीचे बैठ जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, तो ऊष्मा प्रतिरोधी कौन है, पाइरेक्स कांच, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार, याद रखिएगा जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब जंग लगता है तो जो भूरे रंग की परत बनती है उसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और आपने ये कई बार अभी पढ़ा है कि उस जंग को हटाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, जस्ते की चढ़ाई की जाती है, इसी क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा, तो जब कील हो चाहे कुछ भी हो, जब जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है तो इसका भी भार बढ़ेगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, एक फ्रिज में शीतलक है, शीतलक क्या आता है, फ्रियॉन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, 0.050 ppm, इससे ज़्यादा आर्सेनिक तत्व नहीं होना चाहिए, यानी विकल्प बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये बात अभी आपने पीछे भी पढ़ी थी, ठीक है, कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, ठीक है, और जो ये इन्हीं की अधिकता के कारण जल कठोर होता है। यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो खनिज कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर टंगस्टन आपका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सी। टंगस्टन जो होता है ये उर्वरक खनिज नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आज आपका रसायन विज्ञान का पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल एक नए पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।